वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन शुरू करने वाले हैं क्लास 12 BSc बोर्ड के लिए। और पोएट्री में हमारा पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन जिनका जन्म 1572 में हुआ है और 1631 में इनकी डेथ हो गई है। जॉन डॉन जिनका जन्म लंदन में हुआ था और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। बच्चों, कैथोलिक फैमिली यानी चर्च वाले की बात चल रही है, यानी क्रिश्चियन की बात चल रही है। क्रिश्चियन दो तरह के थे, पहला प्रोटेस्टेंट, दूसरा क्या था, कैथोलिक। तो ये कैथोलिक वाले थे। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और इनके पास ये जो थे ये सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पे आए थे। जब ये 42 एज के हुए थे तब इन्होंने एंग्लियन चर्च में एक ऑर्डिनेशन के रूप में यहाँ पे नौकरी भी की थी। ये सचिव भी रह चुके थे, यहाँ पे चर्च में पादरी भी रह चुके थे। इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं की हैं, सॉन्ग्स, सोनेट सब कुछ लिखे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अब इस पोयम में। काफ़ी अच्छा पोयम है बच्चों और ये इंपॉर्टेंट भी है। सुनिएगा लाइन बाई लाइन, किताब निकाल लीजिए आप लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। प्रिय प्रेमिका या प्रिय प्रेमी, जो भी कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा, कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी मतलब तुमसे थक कर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और मुझे कोई आशा भी नहीं है कि इस दुनिया में मुझे कोई आशा भी नहीं है कि इस दुनिया में तुम जैसा प्यार मुझे कोई दे पाएगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेथ टू डाई। और बोल रहे हैं कि एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, तो मरने से पहले मैं अपने आप को थोड़ी सी खुशी देना चाहता हूँ और वो मैं तुम्हारे साथ बिता करके देना चाहता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रिय प्रेमिका, मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ और तुमसे थक करके भी दूर नहीं जा रहा हूँ। जितना प्रेम तुमने मुझे दिया है उतना प्रेम मुझे किसी ने नहीं दिया है। और मैं कहीं दूर न जा रहा हूं, बल्कि ये तो सच्चाई है कि एक न एक दिन सबको मरना है, तो क्यों न मैं तुम्हारे साथ रहूं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। पिछली रात की अगर बात की जाए तो सूर्य यानी सन पिछली रात को कहीं चला गया था और आज देखो वापस आ गया है। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉट अवे। उसने यह बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब तुरंत सन वापस आ सकता है। देन फियर नॉट बी, मेरे लिए मत डरो, बट बिलीव दैट, मुझ पर विश्वास रखो। आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही। कह रहा है क्या, मैं मुझ पर विश्वास रखो, मैं बहुत तेजी से तुम्हारे पास वापस लौट करके आऊँगा और हो सके तो अपने अंदर पंख लगा करके तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल। बोलते हैं क्या कि आजकल इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर हो गई है। अगर इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो अब मौज मस्ती किए बिना सभी बातों को भूल करके सिर्फ मौज मस्ती करता है। मतलब उसे बीते समय की याद भी नहीं रहती कि पिछली बार क्या हुआ था। लेकिन जब कोई इंसान की बदकिस्मती लौट करके आती है तो वो सभी चीज़ों को लेकर कोसना शुरू कर देता है। बट कम बैड चांस, जब बुरी किस्मत आती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस। लेकिन जब हम में बुरा समय आता है तो उससे बचने के लिए हम सारी शक्तियाँ लगा देते हैं और एक बात सीखते हैं कि हमें हर मुसीबत से लड़ करके आगे जाना है। When thou sighest not wind but sighest my soul away। बोल रहे हैं क्या, कवि क्या बोल रहे हैं, जॉन डॉन बोल रहे हैं क्या, कि जब तुम सांस लेती हो तब तुम सांस के साथ साथ सिर्फ हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी ले जाती हो। When thou weepst unkindly kind my life's blood doth decay। और जब आप रोते हैं तो मेरे शरीर का सारा रक्त निकलने लग जाता है। It cannot see that thou lovest me as thou sayest, if it thine my life thou west, thou art the best of me। और कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता कि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम मुझसे भी तुम करो। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे जीवन बेकार है, मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है, अगर तुमने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। Let not thy divining heart forethink my any ill, destiny may take the part and may the fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive
नर पार्टेड बी, और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे बारे में कभी तुम बुरा नहीं सोचो और भाग्य यानी लक को अपना काम करने दो। तुम भाग्य के भरोसे नहीं रहो, तुम उस चीज़ से डरो नहीं। हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए बने हैं। ये ऑथर कह रहा है, ये पोएट कह रहा है क्या कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वे लोग जो तुम्हें अपना मान करके अपने मन में जीवित रखते हैं, उनसे कभी कोई अलग नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये थी कहानी ये थी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। अब हम इस चैप्टर का PYQs कर लेते हैं जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, इसके PYQs में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें समरी लिखने को कहा गया है। तो इस चैप्टर का समरी, इस पोएम का समरी मैंने अच्छे से आपको बैक साइड में बता दिया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिकैप करके देख लीजिए, आपको सारी समरी समझ में आ जाएगी। हाँ, इसका स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आता है बच्चों। तो स्टैंजा एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इन दिस स्टैंजा, या सीधे लिखना है दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिसन एवरीबॉडी, this stanza या this line has been taken from Sweetest Love I Do Not Go, which has been composed by या written by John Donne। अब उस लाइन के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है आपको और फिर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इनका जन्म होता है 1819 में और डेथ होती है 1892 में। इस पोएम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अच्छा वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो बहुत ही छोटा है। और इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को यानी अपनी गीत को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना सब लोग किताब निकाल लीजिए। वॉल्ट विटमैन, इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है और ये एक प्रिंटर थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे और सिविल वॉर के दौरान ये नर्स का भी काम कर चुके हैं। विटमैन जो पोएट्री है ये सब कुछ कलेक्ट है लीव्स ऑफ ग्रास में और इन्हें फ्री ऑफ रिदम माना जाता है। 1855 में 1855 में इन्होंने अपने खर्चे पे अपना नॉवेल पब्लिश किया था। 1881 में बहुत एडिशन होने के बाद लीव्स ऑफ ग्रास को, लिसन एवरीबॉडी, लीव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिलता है और ये फिर छपता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी है बच्चों, लीव्स ऑफ ग्रास 1855, ड्रम टैप्स 1866। आइए शुरू करते हैं पोएम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। क्या कह रहे हैं, मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं अपने आप को आनंद महसूस कर रहा हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने लिए गाना गा रहा हूं, अपने आप ही गाना गा रहा हूं। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आपको भी सोचना होगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, और जो खुशी का कण मेरे अंदर मौजूद है वही कण आपके अंदर भी मौजूद है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं सभी जगह घूमता हूं और अपने अंदर की आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और कह रहे कि मैं आराम करता हूं और इस प्रकार आराम करता हूं कि मैं उन सभी पलों को, जो अच्छा पल, जो गुड मोमेंट्स मेरे साथ बीते हैं, उनको मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूं, मैं अच्छे रूप से स्वीकार करता हूं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मेरी जीभ और मेरे खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। बोल रहे हैं क्या, हम सभी लोग अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, हम सभी लोग अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, तो हम सभी के माता पिता एक तरह से समान ही हैं, मतलब जेनरेशन की बात हो रही है बच्चों। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं, ऑथर कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन क्या कह रहे हैं, मैं अब 37 साल का हो चुका हूं और मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है और मैं यह सोचता हूं कि मेरे मरने तक मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा और चारों तरफ काफ़ी अच्छाई रहेगी। Creeds and school in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten। लेकिन इस विषय में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूं, मैंने कभी भी किसी जात पात में मैंने विश्वास नहीं रखा हूं और किसी भी जात पात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया हूं। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रोक करके सोच लेता हूं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy।
मैंने कभी भी किसी खतरे के बारे में नहीं बोला हूँ और मैं प्रकृति को अपने वश में करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अब नेचर को नेचर रहने देना चाहता हूँ, मैं नेचर को अपने अनुसार करना नहीं चाहता हूँ। और बिना इसके हम ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर खुशी जाहिर कर करके, अपने आप को खुश रख करके हम क्या करें, परिवर्तन लाने की कोशिश करें, यानी इस समाज में चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा पोएम जो काफ़ी अच्छा था आपको याद रखने के लिए। ठीक है, मैंने काफ़ी कोशिश की है इसके लाइन बाय लाइन आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस है कि ऑथर कितने साल का है, तो 37 ईयर्स का है। फिर बोलते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम का थीम ये है कि इस पोएम में एकता को दिखलाया गया है, मतलब वननेस को दिखलाया गया और कहा गया कि अपने लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, यह दिखाया गया है। अब देखते हैं कि आगे इस पोएम में लाइट कट हो गई बच्चों। आगे इस पोएम में समरी की बात की गई है। तो समरी लिखने की जहाँ तक बात है तो समरी मैंने पीछे जा करके आपको बताया है, आप वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा समरी है। तो थैंक यू वेरी मच। लाइट तो चली गई है, कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश क्लास 12 BSEB बोर्ड्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, पोएट्री सेक्शन का। नाम है द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। WH ऑर्डन के द्वारा ये लिखा गया है। ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। WH ऑर्डन जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था इन्हें 1948 में इनके वर्क के लिए द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। ये इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन फिर इंग्लैंड को इन्होंने 1939 में छोड़ दिया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी है बच्चों, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम, और कुछ अमेरिकन फेज भी हैं, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द सील्ड ऑफ अकाइल्स। और ये जो प्रेजेंट जो लिरिक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इंसानों के जीवन के बारे में बताया गया है। मतलब पेड़ों से तुलना करके, पौधों से तुलना करके, पत्तों से तुलना करके हम इंसानों के बारे में ये बताया गया है। सुनिएगा ध्यान से, बुक निकाल लीजिए बच्चों। आइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। पेड़ के पत्ते अब गिर रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों कि वो पेड़, जो नर्स नामक जो पेड़ है, मतलब जो वैसी नर्स जो एक तरह से कहते, देखिए हमारे जीवन में भी जो नर्स होती है, जो डॉक्टर के यहाँ जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, वो भी बच्चों को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे नर्स पेड़ के बारे में भी कहा गया है। जो नर्सेज के जो फ्लावर्स है वो अब नहीं रहे। नर्सेज ऑफ द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। कह रहे हैं क्या कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो जब नर्स उस बच्चे को लेकर के आती हैं, बच्चे को जब खिलाती हैं, तो जब बच्चों को वो खिलाती हैं वो तो कब्र में जा चुकी है। बच्चों को खिलाने वाले जो नर्स थे वो कब्र में जा चुकी हैं। लेकिन जो बच्चों पे जो झूला झूलते हैं, जो बच्चे लोग झूला झूलते हैं, जो छोटा सा झुलुआ होता है बच्चों लोगों का, झूला गाड़ी, वो ऐसे ही चल रही है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और जो क्या बोलते हैं, विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर कहने का मतलब क्या है बच्चों, विस्परिंग नेबर कहने का मतलब है यमदूत। क्या है बच्चों, यमदूत। तो यमदूत जो है वो खुशियां छीनने के लिए चारों तरफ से आ रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारी रियल खुशी को छीनने वो लोग आ रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीड्स। और जो हाथ आज तक बहुत काम कर रहे थे, जो परिवार चला रहे थे, अब आज वो बर्फ के भांति एकदम ठंडे पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यमदूत आ चुका है और यहाँ पे हर इंसान अकेला बैठा हुआ है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। और कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे लकड़ी का ताबूत रखा हुआ है और उसमें सैकड़ों मौत है, मतलब बहुत सारे लोग मर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ताबूत देखने को मिल रहे हैं। बच्चों, ये जो पोएम है वो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उस पर ये लिखा गया है। और आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। और यहाँ जो प्यार हमें मिल रहा है ये बनावटी प्यार है जो लोगों के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है। Starving through the leafless wood, trolls run scalding for their food.
एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। फिर से, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जो भूखे दरिंदे हैं वो पत्तों के बीच, जंगलों में छुप करके बैठे हैं और पत्तों के बीच से हमें देख रहे हैं। कोयल भी गूंगी हो गई है, हाँ नाइटिंगल बुलबुल भी गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी यहाँ पे देवदूत आने वाला नहीं है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन लवली हेड, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। ठंडा लेकिन असंभव वातावरण है, ऐसी वातावरण जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से जिससे सफेद पानी का झरना बह रहा है और वो सभी यात्रियों को अंतिम समय में सुकून प्रदान कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि जब कोई इंसान लास्ट टाइम पे होता है तो उसको अपने सारे फैमिली की याद आ जाती है। और ये जो झरना की बात की जा रही है, यह क्या कह रहा है कि इसके साथ भगवान रहे होंगे जो इसके अंतिम यात्रा में साथ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये थे, What were the words in the second stanza that suggest death and effect of death in human body? कौन से शब्द थे जो मृत्यु को दर्शा रहे हैं और मानव शरीर पे मृत्यु के बारे में कह रहे हैं? तो यहाँ पे दो वर्ड है, विस्परिंग नेबर्स और फ्रीज। विस्परिंग नेबर्स और फ्रीज, ये दोनों वर्ड हैं। फिर क्वेश्चन था, हु आर द विस्परिंग नेबर्स? विस्परिंग नेबर्स कौन थे? तो विस्परिंग नेबर्स जो थे वो डेथ के क्या थे? वो यमदूत थे। क्या थे बच्चों? यमदूत थे। जो जो ह्यूमन बॉडी जब मर जाता है तो जो उसको रिसीव करने आते हैं, जो उसको लेने आते हैं, वो यमदूत वो थे। कौन थे वो? विस्परिंग नेबर्स। फिर क्वेश्चन है, हाउ डज द ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल? मतलब मानव जीवन जो है वो इतना दयनीय कैसे हो गया है? तो मानव जीवन दयनीय इसलिए हो गया क्योंकि हम मानव ऐसे बच्चों जो दूसरों को देख करके ही दुखी रहते हैं कि सामने वाला इतना तरक्की कर रहा है। अगर हम लोग कंटेंट रहना सीख जाए, कंटेंट कहने का मतलब समझ रहे हैं, अपने आप में संतुष्टि रखना सीख जाए, तो हमें किसी बात का दुख नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग एक समय में, मतलब कभी कभी ऐसा दिन आता है कि हम एकदम खामोश हो जाते हैं, एकदम साइलेंट, और ऐसा लगता है कि चलो जो चल रहा है ना अच्छा चल रहा है, और बड़ा आनंद आता है उस समय। और कभी कभी ऐसा मन करता है कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब आराम से एकदम चुपचाप रहेंगे, जितने दोस्त बनने थे बन चुके, अब एकदम नॉर्मल होकर के हम रहेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि हम इंसान हैं और हम लोग बिना एक दूसरे से कम्युनिकेट किए बिना नहीं रह सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। हाँ, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ये जो चैप्टर मैंने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मैंने आपको बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इस चैप्टर का अगर समरी लिखने के लिए आता है तो आप वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए, मैंने समरी इसका अच्छे से बता रखा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक और बात बच्चों, वीडियोज़ मैं पूरी डालूंगा, ठीक है? आई नो मैंने वादा किया था 20 तारीख तक, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा बच्चों, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले। और एक बात है बच्चों कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले, जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम रहेगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो एक दिन में सारी वीडियो देख डालो, क्योंकि अगर आप 2x पे करके देख लो या जैसे भी देखना है देख लो, लेकिन आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लास्ट वीडियोज़ जब मेरे आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि हाँ कौन कौन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको दोबारा देख लेना चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ इंग्लिश का 12th क्लास का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, ओड टू ऑटम, जो चैप्टर 4 है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जॉन कीट्स का जन्म बच्चों 1795 में होता है और 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये मात्र 26 ईयर्स में ही इनकी डेथ हो जाती है। ये काफ़ी अच्छे लेखक थे और इनका बहुत अच्छा कविता भी लिखा हुआ है, मतलब पोएम लिखा हुआ है, जैसे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ अ स्पेंसर, जो 1814 में पब्लिश हुआ था। इनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो है पोएम्स जो पब्लिश हुआ है 1817 में। इनका पोएम एक है इंडीमियो जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था। टू अ नाइटिंगेल ऑन मेलॉन्कोली एंड ओड टू ऑटम, ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आइए देखते हैं इस पोएम में, ओड टू ऑटम में, कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम की बात की गई है और इसमें एक नेचर के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, मतलब नेचर की सुंदरता के बारे में बात की गई है। आइए चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने किताब को निकाल लिया होगा, ठीक है? शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं।
सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कह रहा है क्या कि यह जो मौसम है वो पत्ते और फलों का होता है यह मौसम, और यहाँ पर इस ऑटम सीजन को सन का दोस्त बताया गया, मतलब सूर्य का दोस्त बताया गया है। Conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch even run। कह रहा है क्या कि सूर्य के साथ मिल करके, जो ऑटम सीजन है, सूर्य के साथ मिल करके लताओं की संख्या बढ़ा देता है, पेड़ों की संख्या बढ़ा देता है। और लताओं की संख्या इस प्रकार बढ़ाता है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है, गांव में आप देखे होंगे छतों के ऊपर लत्तर चढ़ जाता है, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पूरे छत को अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये उसी की बात चल रही है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। और कह रहे हैं क्या कि सेब के पेड़ को सेबों से लाद दिया जाता है और उन सेबों में मीठे मीठे रस भर दिए जाते हैं। किसके द्वारा भर दिए जाते हैं? सन के द्वारा, और ये ऑटम सीजन के द्वारा। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल। कह रहा है क्या कि जब एक कद्दू में से स्मेल आने लगता है, एक महक आने लगती है, और अखरोट के जो ऊपर का जो छिलका है उसको हटाया जाता है, विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। और कह रहा है कि उस वक्त कर्नल के जो फूल होते हैं, कर्नल के जो पीले पीले फूल होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे सुंदर दिखाई पड़ते हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और उसके बाद उन फूलों को मधुमक्खियों के लिए छोड़ दिया जाता है। Until they think warm days will never cease। और उन मधुमक्खियों को यह लगता है कि यह जो गरम गरम जो दिन है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। For summer has overbrimmed their clammy sails। और अगर गर्मियों की बात करे जाए तो उन फलों में एक चिपचिपापन सा महसूस होता है। सेकेंड नंबर देखिएगा, पैरा सेकेंड स्टैंजा। Who has not seen the oft amid thy store। मतलब who has not seen you often amidst the store। तुम्हें किसने नहीं देखा है? किसकी बात चल रही है? किसको देखने की बात चल रही है बच्चों? ऑटम सीजन को देखने की बात चल रही है कि ऑटम सीजन को किसने नहीं देखा है। Sometimes whoever seeks abroad may find। कभी कभी तुम्हें अनाज की कोठरी में भी देखा गया है। और दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। तुम्हें कभी कभी अनाज के ढेरियों में भी बैठा हुआ देखा गया है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और जब हवा चलती है तो वो जो हवा चल रही है तो उन फसलों की ओस की बूंदों में भी तुम्हें देखा गया है। किसे देखा गया है? वो ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। Drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers। कह रहे हैं क्या कि कभी तुम झरने के पास गए हो, वहां जितने भी फूल पत्ते नजर आते हैं सब एकदम पूरे तरह से हरे रहते हैं। And sometimes like a gleaner thou dost keep। और कभी कभी ऐसा होता है कि उन फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। Steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the lazy oozings hour by hours। और उस झरने के किनारे से हम एकदम पूरे पेशेंस से, पूरे धैर्य के साथ हम गुजरते हैं और देखते हैं कि उस पेड़ से टपकती हुई जो बूंदें हैं उसको हम घंटों तक निहारते हैं। मतलब बच्चों ये बात की जा रही है ओस की बूंदों की, कि जब ठंड के मौसम में, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ओस की बूंदें जब गिरती हैं तब वो कह रहा है ये पोएट कि ऐसा होता है। थर्ड स्टैंडर्ड देखिएगा, लास्ट वन। Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too। कह रहे हैं बसंत के गीत कहाँ है? अरे कहाँ गई वो बसंत की गीत? उसके बारे में मत सोचो, हमारे पास भी संगीत है। While bared clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। और कह रहे हैं क्या, दिन के समाप्त होते ही जैसे सूर्य अपनी लालिमा से पूरे पृथ्वी को सुंदरता भरे चादर में ढक लेता है, उसी प्रकार ये फूल और पत्ते भी हैं जो इस पृथ्वी को काफी सुंदर बना रहे हैं। Then in a wailful choir the small gnats mourn among the river swallow borne aloft। फिर कह रहे हैं क्या कि उसमें देखा जाए तो छोटे छोटे मच्छर भी झुंड बना करके रहते हैं। मतलब नदी के किनारे जो है, अगर नदी के किनारे अगर ढेर सारे अगर पौधे लगे हुए होते हैं तो उन पौधों में कीट पतंग भी होते हैं और छोटे मोटे जानवर भी होते हैं। हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। ओ छूट गया एक लाइन।
or sinking as a light wind lives or dies and full grown lambs loud bleat from hilly bore। और कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें भेड़ों की, तो भेड़ भी एक लाइन से खड़ी होकर के जा रही है। ऐसा गांव में भेड़ को जाते हुए देखे होंगे। भेड़ का क्या होता है बच्चों कि अगर एक भेड़ को पकड़ के चलोगे ना तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ नज़र झुकाए हुए आराम से चल जाएंगी, ठीक है। हेज क्रिकेट सिंग्स, और इस प्रकार कीट पतंग भी आवाजें निकाल रहे हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और कहीं बगीचे से भी मधुर आवाज आ रही है पक्षियों की। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और एक रॉबिन पक्षी जैसा सीटी जैसा आवाज निकल रहा है और आकाश में कई पक्षी इकट्ठे होकर के मजे ले रहे हैं और आराम से पक्षी ये बतलाना चाहते हैं कि हम इस मौसम का बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सन भी है और ऑटम सीजन भी है। तो बच्चों ये था आपका पोयम ओड टू ऑटम, जो काफी अच्छा पोयम था और आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन, किसे दोस्त बताया गया है? तो ऑटम एंड सन को, ऑटम एंड सन को दोस्त बताया गया है। ऑटम में क्या होता है? तो ऑटम में फ्रूट्स पक जाते हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, एप्पल जूस उसमें से निकलता है, बर्ड्स जो होते हैं स्टार्ट करते हैं, स्वीटनेस ऑफ द सीजन, मतलब सीजन जब आता है तो काफ़ी मधुर आवाज़ में ये लोग गाना गाते हैं। इन वॉट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम? द सन कॉन्स्पायर्स विथ ऑटम टू फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, और जो सन है वो फ्रूट्स को अच्छे प्रकार से पका देते हैं। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, और कह रहा है कि समर सीजन में जो है किस प्रकार से ऑटम में फ्रूट्स उगता है। तो बोल रहे हैं क्या कि इसमें मैच्योरिटी आ जाती है फ्रूट्स में और वो फिर सूर्य की हेल्प से अपने आप उग जाते हैं। ऑटम और समर कैसे रिलेटेड हैं? तो ऑटम और समर कैसे रिलेटेड है? तो समर के पहले स्प्रिंग आता है और समर जब खत्म हो जाता है तब क्या आता है? ऑटम आता है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान देने हैं, और इस चैप्टर का समरी अगर पूछता है तो आप इस वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। मेरा सारा चैप्टर आप तक पहुंचेगा। इवन एग्जाम जब आपका कंटिन्यू होगा तो भी मैं आपके साथ बना हुआ रहूंगा। आपका एग्जाम अच्छा जरूर जाएगा बच्चों, अपने आप में विश्वास रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है एन एपिटैफ। एन एपिटैफ मतलब एक कब्र के बारे में है। वाल्टर डेला मेयर के द्वारा यह लिखा गया है। वाल्टर डेला मेयर जिनका जन्म होता है 1873 में और डेथ होती है बच्चों 1956 में। तो आइए अब हम धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। ये जो वाल्टर डेला मेयर थे बच्चों, इनका जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। 1873 में यह इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों जन्म? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, और अपने पिता को खोने के बाद ये लंदन की ओर मूव कर गए थे। मतलब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी बच्चों, और मृत्यु होने के बाद ये लंदन की ओर आगे बढ़ चुके थे। मतलब ये लंदन में रहना शुरू कर दिए थे। एक सेंसिटिव कंसर्न के लिए बहुत जाने जाते थे, और इनका सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन पिकॉक पाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो इनके वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को दर्शाया करता था, ठीक है बच्चों। क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी वो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दी थी 1953 में। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने क्या दिया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था 1953 में। चलिए ये हो गया वाल्टर डेला मेयर के बारे में। अब हम पोएम पे आते हैं बच्चों। तो पोएम ये बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। क्या कहते हैं सुनिएगा, लाइन बाय लाइन प्लीज बुक निकाल लीजिएगा। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट वॉज सी। कवि कहता है कि यहाँ जो कब्र में सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है, कब्र में बहुत सुंदर औरत लेटी हुई है, उसकी चाल बहुत ही हल्की है और इस प्रकार उसका हार्ट, उसका दिल भी काफ़ी सुंदर है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मेरे ख्याल से वह सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश में ऐसी खूबसूरत औरत रहा करती थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन खूबसूरती एक जगह नहीं ठहरती है, वो कहीं चली जाती है। हाउ एवर रेयर, रेयर उड बी, कहती है कि यह बहुत ही अजीब होता है और ये देख सुनने में और समझने में कि एक दिन खूबसूरती क्या होती है? ढल जाती है।
एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और कहते हैं कि खूबसूरती को किसके द्वारा याद किया जाएगा, एक दिन जब ये लेडी मर गई है तो इसको कौन याद कर रहा है। इसी प्रकार कवि यह कह रहे हैं कि एक दिन अगर जब मैं मरूंगा तो मुझे कौन याद करेगा, यानी एक दिन सब कोई क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यही था बच्चों एन एपिटैफ, ये छोटी सी कहानी, छोटी सी पोयम, जिसमें आपको वाल्टर डेलामेयर ने काफ़ी अच्छे से एक खूबसूरत महिला के बारे में बताया है जो कब्र में लेटी हुई है, और उनके बारे में यह कहा गया है कि खूबसूरती एक दिन ढल जाती है। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म, आप कैसा काम करते हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा, बाकी कुछ याद नहीं रखा जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है बच्चों। वेयर डज द लेडी लाई, लेडी कहाँ पे लेटी हुई थी, तो द लेडी लाई इन हर ग्रेव, मतलब वो कब्र में लेटी हुई थी। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, सी लुक टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हाँ, पोएट ने इस लेडी को किस प्रकार देखा, तो इस लेडी को वेस्ट कंट्री में रहने वाली लेडी के रूप में देखा था। वॉज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, हाँ तो ये काइंड और कंसिडरेट लेडी थी। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी, ब्यूटी के अनुसार पोएट क्या सोचता है, कहते हैं कि ब्यूटी एक जगह ठहरती नहीं है बच्चों, ये ब्यूटी एक दिन खत्म हो जाती है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब पोएट कह रहा है एंड व्हेन आई क्रम्बल, तो इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे कौन याद करेगा, बिल्कुल इस औरत की तरह मुझे भी सब लोग भूल जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर एन एपिटैफ भी समाप्त होता है और धीरे धीरे हम अब बोर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे बोर्ड्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया चैप्टर यहाँ पर लेकर के आए हैं, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक 1887 में इनका जन्म होता है और 1915 में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब मात्र 28 ईयर्स के ही ये थे। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं बच्चों। तो इनके बारे में ये कैम्ब्रिज कॉलेज से पढ़े थे, W.B. ईट्स इन्हें कहा करते थे कि ये सबसे हैंडसम यंग मैन है इंग्लैंड में, इन्हें कहा करते थे। इन्हें वॉर पोएट के तौर पर भी याद रखा गया है। और ये जो पोएम है द सोल्जर, ये पैट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति दिखाने के लिए की गई है। आइए आगे हम पढ़ते हैं। आप लोग किताब निकाल लीजिए बच्चा, सुनना ध्यान से बेटा। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। कह रहे हैं क्या, अगर मैं जब मरूं तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि विदेश में मतलब फॉरेन में कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा होगा जो सर्वदा के लिए, जो हमेशा के लिए इंग्लैंड होगा। क्या होगा बच्चों, इंग्लैंड होगा। जहां पे मैं जब मरूं तो मेरी अस्थियों को दफन कर दिया जाए, वो सदा के लिए क्या होगा बच्चा लोग, इंग्लैंड होगा। याद रखिएगा बच्चा आगे, क्योंकि उसमें मेरी क्या होंगी, अस्थियां दफन होंगी, उसमें मेरी हड्डियां दफन होंगी। अ डस्ट होम England bore shaped made aware gave once her flowers to love her ways to roam। कह रहे हैं क्या कि इस धूल में, जो इंग्लैंड जिस धूल से उत्पन्न हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यह जो धूल है, जो इंग्लैंड की धरती पर जो धूल है, इसी धूल से हम उत्पन्न हुए हैं। ये इंग्लैंड की कहानी है बच्चों, और इसी धूल ने हमें आकार दिया है और यही इंग्लैंड मुझे ग्रहण किया है। Gave once her flowers to love, her ways to roam। इंग्लैंड ने ही हमें फूल दिया है जिसे हम अब महसूस करते हैं, जिसे फूल दिया है ताकि हम में प्यार उत्पन्न हो सके, और इंग्लैंड ने ही मुझे रास्ते दिए हैं जिस रास्ते पर मैं चल सकूं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये मेरा शरीर जो है वो इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और मैं इंग्लिश हवा ले रहा हूं, मतलब इंग्लैंड की हवा में सांसें ले रहा हूं। वॉश्ड बाय द रिवर्स, मैं नदियों से धुल चुका हूं। एंड ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, मतलब नदियों के द्वारा धुला गया यह इंग्लैंड है और मैं यहाँ के सूर्य की रोशनी में आनंद ले रहा हूं। अगला देखते हैं बच्चा लोग। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, और सोचो इस दिल से मान लो कि सारी बुराइयां हट गई हों। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। और ऐसी राष्ट्र प्रेम, मतलब ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा राष्ट्र प्रेम का धड़कन जो कभी कम नहीं होगा और इस मातृभूमि इंग्लैंड के लिए हमेशा रहेगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो साउंड है, वो हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहेगा। इंग्लैंड सर्वदा आगे रहा है और आगे रहेगा।
एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और कह रहे हैं कि यहाँ जो दोस्त हैं, जो दिन भर मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ और हंसी मजाक करता हूँ, दोस्तों में काफ़ी घनिष्ठता है, विनम्रता है, और चूंकि एकदम शांति रूप से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूँ, तो इंग्लिश स्वर्ग से यह कम नहीं है। मतलब हमारा जो इंग्लैंड है वह स्वर्ग से कम नहीं है। तो बच्चों ये था आपका द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया, जिसमें एक सोल्जर के बारे में कहा गया है कि अगर मैं मरूं तो यहीं मुझे दफना दिया जाए, क्योंकि मैंने इसी देश में जन्म लिया है, यह देश मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इज द स्पीकर एफ्रेड ऑफ डेथ? क्या स्पीकर मौत से डर रहा था? तो नहीं डर रहा था बच्चों, नो। इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड? अगर यह युद्ध में मर जाता है तो इसे किस प्रकार याद रखना चाहिए? तो इसे याद रखना चाहिए एक देशभक्त के रूप में, एक पैट्रियोट के रूप में। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड? कोई एक जमीन का टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड, सर्वदा इंग्लैंड कैसे हो सकता है बच्चों? तो इंग्लैंड कैसे हो सकता है? तो अगर वो कोना इंग्लैंड के लिए होगा, मतलब उस कोने को इंग्लैंड ने जन्म दिया, मतलब इंग्लैंड की हवा, इंग्लैंड की धूल, इंग्लैंड का रास्ता, सब कुछ इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज द डस्ट स्टैंड फॉर? यहाँ पे डस्ट का मतलब क्या था? डस्ट का मतलब यहाँ पे सॉइल है इंग्लैंड का। What is mean to the phrase a pulse in the eternal mind? A pulse in the eternal mind का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पोएट का जो दिल है वो हमेशा से इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो डियर बच्चा लोग, यह था आपका द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब आगे भी आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं, मैं धीरे धीरे वो सब कुछ आपको करवाऊंगा। सो आप पढ़ाई में एकदम अच्छे से बने रहें और खुद पे विश्वास रखें, आपका बोर्ड का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी तैयारी में एकदम लगे रहें बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 7, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1888 में होता है और 1965 में इनकी डेथ हो जाती है। टी.एस. इलियट, ये इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है 1948 में। इनके कुछ अच्छे अच्छे पोएम है बच्चों, वेस्टलैंड, ऐश, वेडनेसडे, 4 क्वार्टेट्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट पोएम है बच्चों, ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये लिया गया है इनके कलेक्शन से ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। फिर से ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैकाविटीज, हाँ बुक निकाल लो बच्चा, बुक निकाल लीजिए, आगे देखते हैं। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी जो है एक रहस्यमय बिल्ली है, इसे हिडन पॉ भी कहते हैं, मतलब इसके निशान, पैरों के निशान दिखते नहीं है, छिपे होते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और कवि के लिए, टी.एस. इलियट के लिए यह पता है क्या है? यह एक क्रिमिनल है जो नियमों को तोड़ने में सोचता नहीं है। He is the bafflement of a Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there। कह रहे हैं क्या कि इसमें उड़ने की शक्ति है, यह उड़ करके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, और जब यहाँ पे क्राइम सीन पे पुलिस पहुँचता है, स्कॉटलैंड की जब पुलिस पहुँचती है, तो मैकाविटी वहाँ पे होता नहीं है, मतलब मैकाविटी गायब हो जाता है। अब बोलते हैं क्या? मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो लाइक मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कह रहे हैं क्या? इसने सभी मानव के नियम को तोड़ दिए हैं, इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के भी नियमों को तोड़ दिया है। His powers of levitation would make a फकीर stare। इसकी जो उड़ने की शक्ति है, सड़क पर बैठे हुए फकीर को भी सोचने पर मजबूर कर देती है, अरे वो तो उड़ रहा है, कैसी बिल्ली है, कैसा बिल्ला है, मतलब वो किसी के हाथ में नहीं आता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जैसे ही आप क्राइम के सीन पर पहुंचिएगा, मैकाविटी वहां पे नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज नॉट देयर। कह रहे हैं क्या? चाहे आप उसको हवा में खोज लीजिए, चाहे आप उसको बेसमेंट में खोज लीजिए, मैकाविटी मिलने वाला नहीं है। अगर क्राइम हो गया है तो क्राइम होने के बाद मैकाविटी मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, मैकाविटी एक दुबली पतली सी बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा भी है और पतला सा है।
यू वुड नो हिम इफ यू शॉ हिम, अगर तुमने उसे देखा है तो ही उसे जान पाओगे। इन फॉर हिज आईज आर संकन इन, और उसे देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि उसकी आंखें जो है वो अंदर की ओर धंसी हुई है। हाँ, आगे बोलता है हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। और कह रहे हैं क्या, इसकी माथे पर क्या बोलते हैं रेखाएं बनी हुई हैं, और इसके सिर जो है वो काफ़ी गोल है, इसका जो वो कोट पहनता है वो कोट धूल से भरा हुआ रहता है, और उसकी जो मूछें हैं वो बिखरी हुई रहती हैं। कैसी रहती है, लिखा है ना, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स मतलब उसकी मूछें अनकॉम्ब रहती है, मतलब कंघी की हुई नहीं रहती है, वो बिखरी हुई रहती है। He sways his head from side to side with movements like a snake, वह अपना सिर एक सांप की तरह इधर उधर बहुत तेजी से घुमा लेता है। And when you think he is half asleep, he is always wide awake, और जब तुम्हें लगेगा कि वह सो रहा है लेकिन वह सोया हुआ नहीं रहता है, वह आधा जगा हुआ रहता है। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a find in a feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by a street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. Macavity जैसा कोई नहीं है। वह बिल्ली की जाति में ना एक तरह से राक्षस है, राक्षस जानवर है एक तरह, सॉरी राक्षस जानवर तो है ये बच्चा, वो जानवर के रूप में क्या है, एक राक्षस है जो बहुत ही भ्रष्टाचारी है। अगर आप उसे रोड पर देख लेते हैं या चौराहे पर उसे देख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर क्राइम हो गया है, अगर अपराध हो गया है, तो मैकेविटी वहां पे दिखाई नहीं देगा। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स। हाँ, और यह बाहर से बहुत इज्जतदार है, लेकिन लोग कहते हैं कि पत्तों में भी लोगों को धोखा दे देता है। पत्तों प्लेइंग कार्ड, जुआ कह सकते हैं, ताश कह सकते हैं। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, लेकिन स्कॉटलैंड के पुलिस थाने में इसके कदमों के निशान तक दिखाई नहीं देते हैं। मतलब ये क्राइम तो करता है लेकिन पता नहीं चलता। एंड वेन द लैडर्स लूटेड और द ज्वेल केस इज राइफल्ड, और जब मान लो कि भोजन कहीं पे खाना रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, अगर उस पर डांका पड़ जाता है या गहनों का बॉक्स इधर उधर चला जाता है, तब मान लो दूध गायब हो गया है, या ग्रीन हाउस का शीशा टूटा हुआ है, या फिर लकड़ी कोई जाली टूटा हुआ है, तो कोई अद्भुत बात नहीं है। तो बात समझ जाइए, अगर दूध चोरी हो गया है, ग्रीन हाउस, अगर आपके किचन का खिड़की का जो कांच है वो टूटा हुआ है, जाली अगर टूटा हुआ है, इसका मतलब मैकेविटी वहां आया और क्राइम करके चला गया। क्राइम करना मतलब मारना नहीं, दूध पी लेता है यहाँ पे आकर के। आगे ओ अभी और है, आगे देखिए बच्चों, हाँ ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आगे देखिए। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे और द एडमिनिस्ट्रेटरी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, कह रहे हैं क्या, और जब मान लो कोई विदेशी ऑफिस देखने आता है, या मान लो कि कोई ट्रीटी चल रहा है, कोई संधि चल रहा है, वो खारिज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर, तब वहां पे कुछ कागज का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन उस कागज के टुकड़े से आप मैकेविटी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैकेविटी वहां पे है ही नहीं। And when the loss has been disclosed, the secret service say it must have been Macavity, but he is a mile away. और जब पूरा खोजबीन हो जाता है तब ये बात निकलती है कि अब चलो अब तो केस बंद हो गया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है, पूरा यकीन है कि यह काम मैकेविटी का ही किया हुआ है, लेकिन मैकेविटी तो है नहीं, तो आप कैसे कह सकते कि सब काम मैकेविटी ने किया है। आगे It must have been the Macavity, but he is a mile away. You will be sure to find him resting or a licking of his thumb. आप उसको उसके अंगूठे को चूसते हुए देख सकते हैं, और यह सभी मुश्किल कामों को यूं ही निपटा लेता है, एकदम शॉर्ट में निपटा लेता है। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity was not there. Macavity जैसा कोई नहीं है, कोई भी बिल्ली इतना बेईमान और धोखेबाज नहीं हो सकता है। इसके पास बचने के लिए हमेशा एक या दो बहाना होता ही होता है, और कोई भी घटना अगर कहीं घट जाती है तो वहाँ पे Macavity नहीं होता है। And then say that all the cats whose wicked deeds are widely known
I might mention Mungzuri and I might mention Griddlebone are nothing more than the agents for the cat who all the time just controls their operation, the Napoleon of the crime। और वो कहते हैं कि जितने भी बिल्लियां हैं वो सभी बुराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। मैकेविटी जो है वो जुर्म का बादशाह है, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाता है, मतलब वो पकड़ा ही नहीं जाता है बच्चों। तो ये था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आइए सब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why does the poet call Macavity a mystery cat? पोएट ने मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट क्यों कहा है? क्योंकि ये क्राइम जब करता है ना बच्चों तो ये पकड़ा नहीं जाता है, इसलिए इसे मिस्ट्री कैट कहा गया है। What are the adjectives that have been used to describe Macavity character? आखिर कौन सा एक्टिविटी है जिससे मैकेविटी के कैरेक्टर पता चलता है? तो हिडन पॉ हो गया, मास्टर क्रिमिनल हो गया, नेपोलियन ऑफ क्राइम हम कहते हैं, मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी कहते हैं। इन सब वजहों से इसे मैकेविटी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Why is Macavity termed a criminal? मैकेविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये सब तरह क्रिमिनल करता है और ये सभी तरह के नियमों को तोड़ने में मास्टर है। What is suggested by the phrase power of levitation? Power of levitation का मतलब क्या है? मतलब उड़ने की शक्ति। Power of levitation मतलब उड़ने की शक्ति। What would you do if a cat enters your kitchen? Would you keep a cat as pet? अब ये आप पे क्वेश्चन है। आपके किचन में बिल्ली घुस जाती है तो आप उसे पालतू बना के पालोगे या क्या करोगे? तो ये आप ही लिख लीजिए। कोई कहे कि नहीं मैं कैट को वहाँ से भगा दूंगा, कोई कहे कि नहीं मैं कैट को पालूंगा क्योंकि मेरे घर में बहुत चूहे हो रखे हैं और उन चूहों को समाप्त करने के लिए बिल्ली का होना बहुत ही जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 7 मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा, जो काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आगे अब बचे हुए कुछ चैप्टर्स भी जल्द ही आप तक पहुंचेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 8 फायर हिम, के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। 1937 में इनका जन्म होता है और 2024 यानी आज से पिछले साल ही इनकी डेथ हो जाती है। आइए जानते हैं। ये एक कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये एक लैंडस्केप पोएट हैं। लैंडस्केप पोएट मतलब ये नेचर के बारे में खूब लिखा करते हैं। इस भी चैप्टर में इन्होंने आग के बारे में लिखा है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं। अंडर ओरियन, अ पार्टीशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह चैप्टर और इस पोयम में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चा। लेट्स स्टार्ट। द बर्निंग घाट इरप्टेड, फॉस्फोर सीन एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर्स बाई। जलता हुआ जो घाट है उससे एक चमकीला रंग का धुआं निकल रहा है और भटकती हुई भूतिया रोशनी, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से आत्माएं निकल करके आ रही हैं और वो आत्मा लाइट रोशनी लेकर के आसपास जाने वाले लोगों को डरा रही है। कहाँ की बात चल रही है? ये जलते हुए घाट यानी शमशान घाट की बात चल रही है। As moonlight scuttled among the bones, once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs, bore witness to the fire debauchery। कह रहे क्या? ये जो चंद्रमा की रोशनी है वो हड्डियों से तेजी से गुजर रही है, मतलब हड्डियों के बीच से चंद्रमा की रोशनी जा रही है। और फिर कहता है वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, और एक बार सुबह के वक्त ये जो पोएट है, यह जो के.की.एन. दारूवाला है, अपने पिता के साथ चल रहे थे घाट के किनारे, तब वो देखते हैं क्या कि चिता की जलती हुई जो लकड़ियां हैं उसमें से इम्बर्स, लाल 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 रोशनी निकल रही है और वो रोशनी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को राख में बदल रही है, मतलब इंसान को जला रही है और राख में बदल रही है। यह एक तरह से आग के द्वारा जो किया गया कार्य है ये बहुत ही क्रूर वाला काम है और बहुत ही खराब काम है। शरीर का लगभग आधा भाग जल जाता है और आधा भाग ऐसे ही रह जाता है। और लिखा है हाफ कुक्ड लिम्स, मतलब शरीर जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि फायर जो है कभी कभी अपना काम भूल जाता है और वो लोगों को पूरा तरह न जला करके बस आधा ही जला करके छोड़ देता है। My father said, you see those half burned fingers? मेरे पिताजी कहते हैं क्या तुम वो आधा जला हुआ उंगली देख रहे हो? And bone stubs, और क्या तुम उस हड्डी के जो अवशेष पड़े हुए उस हड्डियों के अवशेष को देख रहे हो? The fire at times forget it dead। कभी कभी क्या होता है, आग जो होता है वो जो इंसान जो मर रखा है, जो मर गया है, उस मरे हुए इंसान को भूल जाता है।
A Zoroastrian I, my child fingers clenched into a little knot of pain. आई हाँ, जो उस वक्त ये जोरोएस्ट्रियन थे, मतलब जोरोएस्ट्रियन मतलब एक तरह से कम्युनिटी बच्चों जिसमें आग की पूजा होती है, और इसमें ये जो कवि हैं ये आग की पूजा किया करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था और मैं अपने हाथों को ज़ोर से बांध लिया था, मुट्ठी बांध लिया था, और मैं उस समय एक कसम खाया था कि आग को मैं इस चीज़ से मुक्ति दिला कर रहूँगा, क्योंकि आग जो गलती करता है आधा जला करके, आग को चाहिए कि वो पूरा इंसान को जलाए। इट नेवर फॉरगोट एंड 20 ईयर्स सिंस, मैं उस बात को कभी नहीं भूला और आज उस समय को 20 साल हो चुके हैं। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और मैंने अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को आग के हवाले कर दिया। जबकि जोरोएस्ट्रियन था ना ये बच्चा, तो जोरोएस्ट्रियन में आग में बच्चों को नहीं जलाते हैं बल्कि इन्हें कब्र में गाड़ा जाता है, लेकिन जो इनका जो कब्रगाह था वो काफ़ी दूर था और ये उससे पहले ही यहाँ पे इसको जला दिए थे। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल, जो टावर ऑफ साइलेंस था जहाँ पे इनके धर्म में लोगों को लोगों को मरने के बाद जब इसको गाड़ दिया जाता था कब्र में, तो इनका जो कब्रगाह था टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी दूर था, हज़ारों मील दूर था, इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को भी इसी शमशान घाट पर ला करके जला दिया था जब इनके बच्चे की डेथ हो गई थी तब। द फायर हिम सेड टू मी, जब तब फायर हिम ने यानी आग ने मुझसे कहा था, आग की लपटों ने, आग की गीत ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ब्रोकन येट रेबिलियस आई सोर दिस टाइम, हालांकि मैं टूटा हुआ था लेकिन इस बार भी मैं विद्रोही होकर के आग से ये वादा किया कि टू सेव इट फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि तुम जो माफ़ कर देते हो, जो लोग ज़िंदगी भर प्यार करते हैं एक दूसरे से, वही लोग अपने ही लोगों को जला करके चले जाते हैं और तुम लोगों को माफ़ कर देते हो। ये माफ़ करने वाला सिद्धांत मत रखो, क्योंकि जलाने वाले भी अपने होते हैं और जलने वाले भी अपने होते हैं। तो ये था बच्चों आपका द फायर हिम, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों। इसमें आग के बारे में बताया गया कि आग क्या क्या करता है और शमशान घाट के बारे में बताया गया है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हाउ डिड द पासर्स बाय गेट फ्राइटेंड, पासर्स मतलब वहाँ से गुजरने वाले लोग कैसे डर रहे थे। तो गुजरने वाले लोग कैसे डर रहे थे बच्चों, तो वो वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट, मतलब वो घाट पे चल रहे थे और घाट पर चलते चलते अचानक से जब रोशनी निकलती तो वो डर जाया करते थे। वॉट विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर टू, बर्निंग हार्ट क्या किस चीज़ का प्लेस है, तो बर्निंग हार्ट मतलब जहाँ पे लोग अपने रिलेटिव्स को मरने के बाद जला देते हैं। वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड, घाट कहाँ था, तो रिवर बैंक पे था, नदी के किनारे था। स्पीकर स्पीकर सुबह सुबह घाट पे क्या ऑब्जर्व करता है, क्या देखता है, तो स्पीकर देखता है, स्पीकर ऑब्जर्व द इम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस, मतलब जो आग की लपट थी वो अपनी लालिमा खो रहे थे और लोगों को राख में कन्वर्ट कर रहे थे। वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल, इन्होंने क्यों कहा कि फायर का जो लालिमा है वो बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी है, क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा बच्चों क्योंकि यह आग जो है सभी चीज़ों को जला देती है और सभी चीज़ों को निगल लेती है। किस सेंस में कहा गया कि फायर फॉरगेट इट डेड, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, किस सेंस में फायर जो है अपने मृतकों को भूल जाता है, तो वो आधा बॉडी जलाता है और आधा फायर क्या करता है, छोड़ देता है, इसलिए वो भूल जाता है। वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, स्पीकर अपने रिलीजियस धार्मिक आइडेंटिटी को कैसे रिवील करता है, तो ये कहता है कि मुझे यह करने की इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी किया, क्योंकि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ, फिर भी मैंने अपने बच्चे को आग में धकेल दिया था। वाई डिड ही कॉन्साइन इज फर्स्ट, हाँ ये अपने पहले बच्चे को आग में क्यों धकेल दिया, क्यों आग में जला दिया, क्योंकि इसका जो टावर ऑफ साइलेंस था जहाँ लोगों को गाड़ा करते थे मरने के बाद, वो यहाँ से थाउजेंड्स मील दूर था, इसलिए वो उन्होंने क्या किया था, वो सीधा बच्चों को इसमें गाड़ दिया, मतलब जला दिए थे। What did the fire him say to him, फायर हिम ने इनसे क्या कहा, फायर हिम said to him that he had forgiven, इसे क्षमा किया जाता है। तो बच्चा ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी नज़दीक एग्जाम आ चुका है। सो एकदम दिमाग ठंडा करके आराम से पढ़ना, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया, नर्वस नहीं होना है बच्चों, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का सेकेंड लास्ट चैप्टर स्नेक लेकर के आए हैं। हाँ, स्नेक लेकर के आए हैं। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। 1885 में इनका जन्म होता है और 1930 में
डेथ हो जाती है। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर 1885 द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, ये एक पोएट थे, एक नॉवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एक एसेइस्ट थे। ही ग्रीव अप amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse mannered father। सुनिए ध्यान से, इनके जो पिता थे वो अच्छे विचार के नहीं थे। इनकी माँ काफ़ी सुशील थी और काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत में अपने माता के विचारों को अपने साथ रखा, पिता को दूर कर दिया। इसके पिता जो थे वो काफ़ी शराब पिया करते थे और ये काफ़ी बुरे थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए D.H. लॉरेंस, इन्होंने अपने पिता को ही स्वीकार करना शुरू कर दिया, मतलब माँ के गुणों को छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ट्रेसपासर्स 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1950 में, प्लम्ड सरपेंट 1926 में, लेडी चैटर्जीज लवर 1926 में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेडी चैटर्जीज लवर 1926 में। इस पोएम स्नेक में इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है और एक सिविलाइज्ड यानी सभ्यता भरे जीवन के बारे में बताया है। आइए शुरू करते हैं, आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। हाँ, चूँकि आपसे प्रॉमिस था कि 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, आज 20 तारीख है और आज मैं पूरा इंग्लिश ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जो प्रॉमिस होता है वो प्रॉमिस होता है बच्चों। आगे, A snake came to my water trough on a hot day and I in pajama for the heat to drink there। कह रहे हैं क्या, बहुत एक सांप आया था जहाँ पे मैं पानी पीने जाता हूँ, जहाँ पे मेरा नल लगा हुआ है, उस नलकूप के पास एक आया था सांप। बहुत ही गर्मी था, गर्मी का दिन था और मैं पैजामा में था चूँकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। टू ड्रिंक देयर, मैं वहाँ पानी पीने आया था। इन द डीप अ स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, और काफ़ी वहाँ पे एक विचित्र सा, मतलब एक विचित्र सा वहाँ पे एक छाया बना हुआ था कैरोब ट्री का। उस छाया में मैंने क्या देखा कि एक सांप है। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर, पीचर मतलब यहाँ पे बर्तन है बच्चों। मैं अपने बर्तन के साथ पानी पीने के लिए नीचे आया। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रब बिफोर मी, और मैं इंतज़ार करता रहा क्योंकि मुझ में अनुशासन था, मैं सिविलाइज था और इसलिए मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा क्योंकि मुझसे पानी पीने के लिए पहले कौन आया था, सांप आया था, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। ही रिच डाउन फ्रॉम अ फीजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वह धरती में एक बिल था, ठीक है, एक होल था, उस होल से निकल करके यह सांप मेरे पास आया था और वह बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, और वह अपने बॉडी को खींचता हुआ, मतलब सांप रेंगता है ना, तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि अपने शरीर को खींचता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जब ये आगे की ओर बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते नाद के पास आया, यानी पानी के जहाँ पे नल लगा हुआ था वहाँ पे ये आया। and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness, और जहाँ पे नल से धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थी। और आप देखे होंगे जहाँ पे नल से पानी गिरता है बच्चों, वहाँ पे ज़मीन थोड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे पानी थोड़ा सा जमा रहता है, तो उस पानी को पीने के लिए ये आया था। He sipped with his straight mouth, उसने अपने मुंह से पानी पीना शुरू किया। Softly drank through his straight gums into his slack long body silently, कह रहा है क्या, वह धीरे धीरे एकदम चुपके से अपने सुंदर शरीर से एकदम पानी पिए जा रहा था। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting, मुझसे, चूँकि यह पानी पीने का जगह मेरा ही था, लेकिन यह पानी पीने के लिए यहाँ पे कुछ समय पहले मैं आया था, लेकिन मुझसे भी पहले सांप आया है, इसलिए मैं वेट करूँगा। He lifted his head from his drinking as cattle do, पानी पीने के बाद जैसा जानवर अपना सर उठाते हैं वैसे ही ये भी अपना सर उठाया। And looked at me visually as drinking cattle too, और जैसा जानवर पानी पी के चारों तरफ देखता है तो सांप ने भी चारों तरफ देखना शुरू किया और उसे मैं दिख गया। And flickered his two forked tongue from his lips and moused a moment, और जैसे ही उसने मुझे देखा वो अपने मुंह से डंक निकालना शुरू किया, सांप का जो हम डंक निकालता है ऐसे डंक निकालना शुरू किया। And stooped and drank a little more, और फिर से थोड़ा सा और पानी पिया।
being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. एटना एक ज्वालामुखी है बच्चों। एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। वो ज्वालामुखी के फटने से शायद यह सांप बाहर आया होगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी, ही मस्ट बी किल्ड, इसे मार देना चाहिए। फॉर इन द सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट बट द गोल्ड आर वेनोमस। कह रहा है क्या? मेरे अनुसार ये था बच्चों कि जो काला सांप होता है वो तो कुछ ठीक ठाक होता है सर, वो उतना खराब नहीं होता, लेकिन ये जो गोल्डन कलर वाला जो सांप आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल जहरीला सांप होता है, तो इसे मार देना चाहिए। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन यू टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और मेरी अंतरात्मा से यह आवाज़ आ रही थी कि अगर तुम इंसान हो, अगर तुम पुरुष हो, तो तुरंत एक डंडा उठाओ और इस सांप को दे मारो। But must I confess how I liked him, how glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough and depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth। लेकिन मेरा मानना है कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा था कितना, मतलब वह एक मेहमान की तरह मेरे पास आया था। किस तरह से मेरे पास आया था? एक मेहमान की तरह से मेरे पास आया था, और आने के बाद वह चुपचाप पानी पी करके वहाँ से निकल गया, एकदम शांति से जा रहा था, और वही बर्निंग बॉवल्स मतलब उसी छेद में वापस जा रहा था। वॉज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर्ड नॉट किल, क्या अगर मैं उसे नहीं मार रहा हूँ इसका मतलब क्या है? क्या मैं कायर हूँ? क्या मैं उससे डर गया क्या? नहीं, मैं उससे डरा नहीं हूँ। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, आई फेल्ट ऑनर्ड सो ऑनर्ड। कह रहा है क्या? मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि मेरे पास स्नेक आया था पानी पीने के लिए, मैं बहुत सम्मान महसूस हो रहा हूँ। एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन मेरे अंतरात्मा से जो वो आवाज़ें आ रही हैं कि इफ अगर तुम डरे नहीं हो तो तुमको मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर देन ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डार्क ऑफ द सीक्रेट अर्थ। कह रहे क्या कि लेकिन वह पृथ्वी के अंदर से आया था, उस अंधकार से निकल करके आया था, और इस प्रकाशमय जीवन में यहाँ पे आकर के पानी पी रहा था, मेरे द्वार पे आकर के, तो वो बिल्कुल एक गेस्ट की तरह पानी पी रहा था। आगे बढ़ते हैं, हाँ बुक में देखते रहिएगा बच्चों। He drank enough and lifted his head dreamily as one who was drunken and flickered his tongue like a fog night on the air so black। उसने अच्छी तरह से पानी पिया, पानी पी के अपना सर उठाया, और जैसे ऐसे उठाया जैसे वो एकदम नशे में आ चुका हो, एकदम पानी पी के खूब खुश हो चुका हो, और अपना डंक निकाल रहा था, अपना जीभ निकाल रहा था। आगे, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और एक बिल्कुल भगवान की भांति चारों तरफ देख रहा था और सब कुछ महसूस कर रहा था। एंड तुरंत अपना सिर नीचे की ओर झुकाता है और धीरे धीरे अपने जहाँ से वो आया था उसी बिल में जाना शुरू कर देता है। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रीड होल, और जैसे ही छिद्र में, जैसे ही छेद में वह अपना सिर डाल चुका होता है, एंड ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड एंटर्ड फर्दर, और अपने शरीर को अंदर की ओर मतलब तेजी से लेकर के जा रहा था। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me। Now his back was turned, I look round, I put down my pitcher। जैसे ही सांप आगे बढ़ रहा था मेरे अंतरात्मा मुझे झकझोर रही थी, मैंने तुरंत एक डंडा उठाया और उसको मारने की सोचा। I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter। मैंने डंडा उठाया और उस पर दे मारा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसे हिट नहीं किया होगा। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वुल्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हैस्ट। लेकिन जिस प्रकार मैंने डंडा मारा था, तो जिस तरह से उसकी बॉडी पे डंडा लगा था, धीरे धीरे वो एकदम कुलबुलाने लगा था और बहुत ही परेशान हो गया था। आई थाउट, हाँ सॉरी कहाँ छूट गया, हाँ, रिथड विथ lightning and was gone into the black hole, and the earth lived fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination। और कह रहे हैं क्या कि जब डंडा मैंने मारा तो वो एकदम बिजली की तरह, करेंट की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह तुरंत आया, तुरंत अपने बिल में आना शुरू कर दिया। एंड इमीडिएटली, सांप तो जा चुका था लेकिन तुरंत ही मुझे बहुत पछतावा होने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, मैंने कितना धोखेबाज वाला काम किया है, बहुत ही गंदा काम मैंने किया है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस। मुझे अंतर आत्मा से, मेरी अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उसने कहा था कि सांप को मार दो, यह मेरे लिए बहुत पाप वाली बात थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे एल्बाट्रॉस याद आ रहा है।
क्या याद आ रहा है? एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस एक समुद्री पक्षी था बच्चों। एल्बेट्रॉस भी एक छोटी सी कविता थी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और बच्चों को बताई भी है क्लास में। एल्बेट्रॉस एक पक्षी था जिसमें, समुद्री पक्षी था जिसमें दो भाई जाते हैं नाव पे और वो भी शिकार करने के चक्कर में वो एल्बेट्रॉस नामक पक्षी को मार देते हैं गलती से, और मारने के बाद बहुत पछताते हैं कि मैंने एल्बेट्रॉस को क्यों मार दिया, क्योंकि वो बहुत ही व्हाइट रंग का बहुत सुंदर सा पक्षी था, समुद्र में उड़ने वाला। हाँ, समुद्र के ऊपर उड़ता था सतह पे। आगे, एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैं ऐसा आशा कर रहा था कि यह स्नेक दोबारा लौट करके आए। लाइक फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, अब मुझे वो अचानक से एक राजा के भांति लग रहा था, एक ऐसा राजा जो अपने घर में जाकर के, अपने बिल में जाकर के आराम से बैठा हुआ है और उस पर कोई मुकुट नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का राजा है। नाउ ड्यू टू क्राउन अगेन and so I missed my chance with one of the lords of life and I have something to expiate a pettiness। कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं दंड प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत ही खराब काम किया है सांप को मार करके। तो ये चैप्टर बच्चों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस चैप्टर को एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। आइए इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, What thing about the snake did appeal him most? स्नेक के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो इसे बहुत ही झकझोर रही थी? तो इसकी सिंप्लिसिटी थी, ये चुपचाप आया था और पानी पी के जाने की कोशिश कर रहा था। Why did he not like it going back to the dark hole? आखिर ऐसा क्या था कि ये डार्क होल में नहीं जा पा रहा था? तो द पोएट ऐसा सोच रहा था कि ये एक भगवान की तरह आए हैं और एक गेस्ट की तरह आए हैं और गेस्ट को नहीं मारना चाहिए। What is his reaction after hitting a snake? After hitting the snake, he thought that he had just done स्नेक को मारने को उसे लग रहा था कि मैंने स्नेक को मार करके बहुत बुरा काम किया है, मुझे मारना नहीं चाहिए था। Why did the speaker consider it king in exile? ये king in exile क्यों मान रहा था? क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन रंग का था और ये जहाँ जाकर बैठ गया था वहाँ से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और बिल्कुल शांति रूप से ये देख रहा था। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो ईजिली है, आप इजीली कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं आंसर आपको दे दूंगा। तो ये था बच्चों आपको चैप्टर द स्नेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको था। और आपका अगला चैप्टर आज ही अपलोड हो जाएगा 20 तारीख को ही, और 20 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और ये मेरा इंग्लिश का लास्ट वीडियो है, मतलब इंग्लिश बुक का। पोएट्री खत्म हो चुका है बच्चों, अब चैप्टर 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट में माई ग्रैंड मदर्स हाउस में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1934 में और डेथ 2009 में हो जाती है। आप लोग बुक निकाल लीजिए। हाँ, इसी चैप्टर के लिए मैं सिर्फ बोलूँगा, आगे से फिर बोलने वाला कौन रहेगा आप, और आप मेरी थोड़ी सुनेंगे। अब आइए देखते हैं। कमला दास ये एक पोएट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्लेस प्राप्त किया है इंग्लिश में और मलयालम लिटरेचर में। याद रखिएगा, इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर में। इनका ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होता है 1976 में। 1984 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है इनके लिटरेचर के लिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं: समर इन कोलकाता, साइरेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, द अदर पोएम्स, द एनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यस अल्लाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वॉल्यूम हैं, इनके कुछ वर्क्स हैं। आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, देखते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड। हाँ, कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से। द हाउस विथ ड्यू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। कह रहा है कि एक ऐसा घर था, एक ऐसा घर है जो अब काफ़ी दूर है, जहाँ मुझे प्यार मिला था। जो महिला मुझे प्यार दे रही थी वो महिला अब मर चुकी है। ये अपने दादी के बारे में बात कर रही है। द हाउस विथ ड्यू इनटू साइलेंस, और जो घर है ना वो पूरी तरह से एकदम चुप्पी साध लिया, एकदम शांत हो गया घर, वहाँ एकदम शांति है और वहाँ पे सांप भी घूमते हैं। ऐसा इनका मानना है कि वहाँ पे क्या घूमते हैं, स्नेक्स मूव करते हैं, यानी सांप भी घूमते हैं। टू रीड एंड अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, मैं जब छोटी थी तब मैं किताबों में लगी रहती थी। टू रीड, पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो खून है वो बिल्कुल चांद की भांति एकदम ठंडा था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं कभी कभी अक्सर सोचा करती थी जाने के बारे में।
जाने के बारे में मैं सोचा करती थी। देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड, सुनिएगा, देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कह रहा है क्या, अब मैं उस विंडो से या उस खिड़की से मैं उस हवा को, जो ठंडी ठंडी हवा है ना, उसको मैं महसूस करना चाहती हूँ। और इन अ वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग यू कांट बिलीव डार्लिंग। कह रहा है क्या, और मैं वहाँ के अंधेरेपन को मैं अपने साथ यहाँ लाना चाहती हूँ, और मैं उसे अपने घर के बाहर इस प्रकार रखना चाहती हूँ कि वो अंधेरापन, वो वहाँ की हवाओं में जो खुशबू थी वो मुझे महसूस हो सके। और बिल्कुल एक कुत्ते की भांति, जिस प्रकार से एक कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और वो मालिक के घर की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये हवाएं और ये अंधेरापन हमेशा यहाँ पे रहे, ताकि मैं अपने दादी घर की यादों को महसूस कर सकूं। Can you that I lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least a small change। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं एक ऐसे घर में रहा करती थी जहां मुझे बहुत प्यार मिला करता था, और आज ऐसा हो गया है कि मुझे प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है एक अनजाने द्वार पर जाकर के। मतलब मैं लोगों से प्रेम करने के लिए भीख मांग रही हूं कि आप सभी लोग मुझसे प्रेम करें, इस समाज से प्रेम करें, इस समाज को और आगे बढ़ाया जाए। और मैं इस पर विश्वास कर सकते हो कि मुझे ऐसा होगा और सब लोग मुझे प्यार करेंगे। मतलब ये छोटी सी पोयम अपनी दादी के बारे में कही गई थी कि एक ऐसा घर था जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला करता था। आप सभी लोग का दादी घर आपको याद होगा, जो लोग अभी दादी घर रहते हैं वो तो बहुत लकी हैं। जिन्हें अपना दादी घर याद है और वो वहाँ नहीं रहते, आपको याद होगा जब दादी थी तो कितना अच्छा था। मतलब किन्हीं की दादी हो सकती है अपोजिट मैनर की हो, लेकिन किन्हीं की दादी अच्छी रहती है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से आपका ख्याल रखती है। जब मम्मी नानी घर जाया करती थी तो आपका दादी ही ख्याल रखा करती थी, दादी खाना खिलाया करती थी और दादी हर तरह का प्यार आपको दिया करती थी। तो ये था चैप्टर आपको बच्चों। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस था, हु इज़ आई इन द सेकंड लाइन ऑफ पोएम। तो ये तो कमला दास थे, ये काफ़ी इजी आंसर्स हैं, सब इजी आंसर्स हैं। जो आपको नहीं आएगा वो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको पूरे चैप्टर सब हो चुके हैं कंप्लीट बच्चों। तो यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, ठीक है। सो अब मैं आगे क्या कहूँ, अब तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और पढ़ाई होने के बाद एज़ यू नो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद लौटिए, ताकि मेरे वीडियोस आपको कुछ अच्छे से आपको हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय ऑल वीडियोस। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।